काठमांडू के सिंह दरबार से लेकर दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक आज एक ऐसी हलचल मची है जिसने पिछले 70 सालों के भूगोल और इतिहास दोनों को हिलाकर रख दिया है। नेपाल और भारत के बीच जो सरहद कभी भाईचारे की मिसाल हुआ करती थी, वहां आज कटीले तारों से भी ज्यादा नुकीली नफरत की दीवारें खड़ी की जा रही हैं। नेपाल के नए निजाम ने सत्ता की कुर्सी पर बैठते ही हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह के तेवर दिखाए हैं, उसने हर उस इंसान को सोचने पर मजबूर कर दिया है जो कल तक काठमांडू को अपना दूसरा घर समझता था। आखिर क्यों इस दौर में नेपाल अपने सबसे पुराने मददगार की पीठ में खंजर घोंपने पर उतारू है? क्या यह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा है, या फिर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नेपाल खुद को उस आग में झोंकने जा रहा है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता? और भारत का वो कौन सा फैसला है जिसे अगर मोदी ने नेपाल पर ले लिया तो नेपाल खुद को चीन के हाथों बर्बाद होने से कभी नहीं बचा पाएगा? भारत के वो कौन से 10 ऐसे फैसले हैं जिनमें एक भी भारत ने इस्तेमाल किया तो रोड पर आ जाएगा नेपाल? आज हम नेपाल के उस बदले हुए चेहरे की बात करेंगे जिसने महज 45 दिनों के भीतर दोस्ती के सारे रिकॉर्ड तोड़कर दुश्मनी की नई इबारत लिख दी है। और साथ ही भारत के उन दमदार फैसलों को भी जानेंगे जो चाहे तो नेपाल को कुछ घंटों में ही ठिकाने लगा सकते हैं। नेपाल में 27 मार्च 2026 की उस सुबह ने सब कुछ बदल दिया जब बालन शाह ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। दुनिया को लग रहा था कि एक युवा चेहरा नेपाल की किस्मत बदलेगा, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा था कि बालन शाह की पहली प्राथमिकता नेपाल का विकास नहीं बल्कि भारत के साथ दुश्मनी मोल लेना होगा। प्रधानमंत्री बनने के महज 45 दिनों के भीतर बालन शाह ने एक के बाद एक ऐसे 4 बड़े फैसले लिए हैं जिन्हें सीधा सीधा भारत विरोधी हमला माना जा रहा है। ये वही बालन शाह हैं जिन्होंने 2022 में काठमांडू का मेयर रहते हुए ग्रेटर नेपाल का विवादित नक्शा शेयर किया था और आदि पुरुष फिल्म को रोककर अपनी भारत विरोधी मानसिकता का सबूत दिया था। अब सत्ता हाथ में आते ही उन्होंने सीधे हिंदुस्तान के स्वाभिमान पर चोट करने की कोशिश की है, लेकिन वो शायद ये भूल रहे हैं कि जिस देश के सहारे नेपाल की सांसें चलती हैं, उससे पंगा लेना कितना महंगा पड़ सकता है। बालन शाह का पहला और सबसे बड़ा कूटनीतिक प्रहार तब सामने आया जब उन्होंने भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री से मिलने से साफ इनकार कर दिया। आपको बता दें कि विक्रम मिस्री इसी हफ्ते नेपाल के दौरे पर जाने वाले थे ताकि दोनों देशों के बिगड़ते रिश्तों को संभाला जा सके और आपसी सहयोग के नए रास्ते खोले जा सकें। लेकिन बालन शाह ने यह कहकर प्रोटोकॉल का हवाला दिया कि वो सिर्फ अपने समकक्ष यानी भारत के प्रधानमंत्री से ही बात करेंगे। एक विदेश सचिव को इस तरह अपमानित करना कोई छोटी बात नहीं है। ये सीधे सीधे भारत की विदेश नीति और उसकी गरिमा को चुनौती देने जैसा है। बालन शाह का ये डिप्लोमेटिक एरोगेंस बताता है कि वो अब किसी भी समझौते के मूड में नहीं है और नेपाल को एक ऐसे रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ टकराव है। इतना ही नहीं, बालन शाह ने उस पुराने जख्म को फिर से कुरेदना शुरू कर दिया है जिसे काला पानी और लिपुलेख विवाद कहा जाता है। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने मानसरोवर यात्रा के लिए चीन की एडवाइजरी का सहारा लेते हुए दावा किया कि इन इलाकों पर नेपाल का हक है और भारत बिना उसकी अनुमति के यहां कोई गतिविधि नहीं कर सकता। केपी ओली के दौर में जो नक्शा बदला गया था, बालन शाह उसे और भी आक्रामक तरीके से लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे जानबूझकर विवाद पैदा करने वाला कदम बताया है। लिपुलेख का इलाका सामरिक दृष्टि से भारत के लिए बहुत अहम है और नेपाल का इस पर दावा जताना साफ बताता है कि वो बीजिंग के इशारे पर नाच रहा है। तीसरा फैसला तो सीधे सीधे उन आम लोगों की जेब पर डाका डालने जैसा है जो भारत नेपाल सीमा पर रहते हैं। सदियों से तराई के इलाके में रहने वाले मधेशी नागरिक अपनी जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते आए हैं, लेकिन बालन सरकार ने नया फरमान जारी कर दिया है कि अगर कोई भी नागरिक भारत से 100 रुपये से ज्यादा का सामान लेकर नेपाल में घुसता है तो उसे भारी भरकम कस्टम ड्यूटी चुकानी होगी। 100 रुपये की कीमत आज के दौर में क्या है? 1 किलो चीनी या थोड़ा सा तेल लेने पर भी आपको टैक्स देना होगा। ये फैसला मधेशियों और भारतीयों के बीच के रोटी बेटी के रिश्ते को खत्म करने की एक गहरी साजिश है। इससे बॉर्डर इलाकों में महंगाई आसमान छू रही है और लोग दाने दाने को तरसने लगे हैं। चौथा प्रहार बालन शाह ने भारत और नेपाल के बीच की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पर किया है। अब तक यहाँ के लोग बिना किसी रोक टोक के एक दूसरे के घर आते जाते थे, लेकिन अब नेपाल सरकार ने अनिवार्य कर दिया है
कि हर भारतीय नागरिक को नेपाल में घुसते वक्त अपना पहचान पत्र दिखाना होगा और कड़ी सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। ये कदम उस ओपन बॉर्डर ट्रीटी की आत्मा पर प्रहार है जो 1950 से दोनों देशों के बीच चली आ रही है। सुरक्षा के नाम पर भारतीयों को परेशान करना और उन्हें शक की नजर से देखना बालन शाह का नया शगल बन गया है। ये 4 फैसले सिर्फ शुरुआत हैं। बालन शाह का असली एजेंडा तो नेपाल को भारत से पूरी तरह काटकर चीन की गोद में बिठाना है। अब जरा सोचिए, जिस नेपाल को भारत ने हर मुसीबत में सहारा दिया, वही आज हमें आंखें दिखा रहा है। 2015 का वो विनाशकारी भूकंप याद कीजिए, जब नेपाल मलबे में तबाह था। तब सबसे पहले पहुंचने वाला देश भारत ही था। ऑपरेशन मैत्री के तहत भारत ने अपना खजाना और दिल दोनों खोल दिए थे। लेकिन आज बालन शाह उन एहसानों को भूलकर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के हनी ट्रैप और डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। चीन नेपाल की जमीन पर धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। हुमला और मुस्तांग जैसे इलाकों में चीनी सेना घुस चुकी है, लेकिन बालन शाह को वहां खतरा नहीं दिखता। उन्हें खतरा दिखता है उस भारत से जो उन्हें मुफ्त बिजली, ईंधन और अनाज मुहैया कराता है। ये धोखेबाजी की पराकाष्ठा है। नेपाल को शायद इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर भारत ने अपनी उंगली टेढ़ी कर ली तो नेपाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। नेपाल एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ। उसकी व्यापारिक और सामरिक नसें भारत के हाथों में हैं। अगर भारत आज ये तय कर ले कि उसे नेपाल को उसकी औकात याद दिलानी है, तो ऐसे 10 बड़े फैसले हैं जो नेपाल को घुटनों पर ला सकते हैं। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि भारत के वो कौन से 10 ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे नेपाल की इकोनॉमी और सत्ता ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। पहला फैसला होगा ट्रांजिट और ट्रेड ब्लॉक। नेपाल का 90% से ज्यादा व्यापार भारत के रास्तों से होकर गुजरता है। कोलकाता और विशाखापत्तनम के पोर्ट्स नेपाल के लिए लाइफलाइन हैं। अगर भारत सिर्फ ये कह दे कि हमारे पोर्ट्स पर तकनीकी खराबी है और हम नेपाल का सामान क्लियर नहीं कर सकते, तो नेपाल के बाजार हफ्तों में खाली हो जाएंगे। वहां सुई से लेकर हवाई जहाज के पुर्जों तक की किल्लत हो जाएगी। बिना किसी युद्ध के नेपाल की अर्थव्यवस्था दम तोड़ देगी। ये भारत की वो ताकत है जिसे बालन शाह नजरअंदाज कर रहे हैं। दूसरा प्रहार होगा फ्यूल सप्लाई पर। नेपाल के पास अपनी एक बूंद भी तेल या गैस नहीं है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को सारा पेट्रोल, डीजल और एलपीजी भारत की इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ही सप्लाई करती है। मोतिहारी अमलेखगंज पाइपलाइन के जरिए नेपाल की गाड़ियां चलती हैं। अगर भारत ने मेंटेनेंस के नाम पर सिर्फ 10 दिनों के लिए यह सप्लाई रोक दी, तो नेपाल की सड़कें कब्रिस्तान बन जाएंगी। एम्बुलेंस से लेकर सेना की गाड़ियों तक सब जाम हो जाएंगी। रसोई गैस खत्म होते ही वहां के घरों में चूल्हे बुझ जाएंगे। क्या बालन शाह ने अपने लोगों के लिए चीन से पाइपलाइन बिछा ली है? जवाब है बिल्कुल नहीं। तीसरा बड़ा कदम होगा बिजली की कटौती। नेपाल आज भी अपनी बिजली की जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। भले ही नेपाल में जल विद्युत की बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन ग्रिड और ट्रांसमिशन के लिए वो भारत का मोहताज है। सर्दियों में जब नेपाल की नदियां सूख जाती हैं, तब भारत ही उसे रोशनी देता है। अगर भारत ने पावर ग्रिड से स्विच ऑफ कर दिया, तो पूरा नेपाल अंधेरे में डूब जाएगा। उनके अस्पताल, उनकी फैक्ट्रियां और उनके ऑफिस सब बंद हो जाएंगे। बालन शाह क्या मोमबत्ती जलाकर देश चलाएंगे? चौथा फैसला होगा रेमिटेंस पर लगाम। भारत में लाखों नेपाली भाई बहन काम करते हैं और हर साल अरबों रुपए नेपाल भेजते हैं। नेपाल की जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी रेमिटेंस से आता है। अगर भारत सरकार ये नियम बना दे कि नेपाल भेजे जाने वाले पैसे पर 30% टैक्स लगेगा, या फिर पैसे भेजने की सीमा तय कर दें, तो नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार रातों रात खत्म हो जाएगा। नेपाल के गांवों में जो खुशहाली भारत के पैसे से आती है, वो मातम में बदल जाएगी। बालन शाह उन लाखों नेपाली परिवारों को क्या जवाब देंगे जिनकी रोजी रोटी भारत से चलती है? पांचवां और सबसे घातक फैसला होगा गोरखा भर्ती पर रोक। भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट दुनिया की सबसे जांबाज रेजिमेंट मानी जाती है। इसमें भर्ती होना हर नेपाली नौजवान का सपना होता है। भारत न सिर्फ उन्हें रोजगार देता है, बल्कि उनके रिटायरमेंट के बाद नेपाल में अरबों रुपये की पेंशन भी भेजता है। अगर भारत ने यह कह दिया कि अब हम नेपाल से गोरखा सैनिकों की भर्ती बंद कर रहे हैं और केवल भारतीय गोरखाओं को ही लेंगे, तो नेपाल में बेरोजगारी का वो विस्फोट होगा जिसे बालन शाह की सरकार संभाल नहीं पाएगी। ये न सिर्फ आर्थिक बल्कि एक गहरा सामाजिक प्रहार होगा। छठा फैसला होगा अनाज और दवाइयों की पाबंदी।
नेपाल अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए भारत के पंजाब और हरियाणा के खेतों पर निर्भर है। गेहूं, चावल, चीनी और सबसे जरूरी जीवन रक्षक दवाइयां। नेपाल की 80% दवाइयां भारत से आती हैं। अगर भारत ने अपने निर्यात नियमों को कड़ा कर दिया तो नेपाल में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। लोग छोटी छोटी बीमारियों के लिए इलाज को तरसेंगे। क्या चीन उन्हें अपनी नकली दवाइयां और प्लास्टिक के चावल खिलाकर बचाएगा? बालन शाह को यह जमीनी हकीकत समझनी होगी। 7वां कदम होगा एयर स्पेस और कनेक्टिविटी। नेपाल जाने वाली लगभग हर अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत के एयर स्पेस का इस्तेमाल करती है। अगर भारत ने अपना आसमान नेपाल की उड़ानों के लिए बंद कर दिया या उन पर भारी चार्ज लगा दिया तो नेपाल का पर्यटन उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। पोखरा और लुम्बिनी जैसे पर्यटन स्थल वीरान हो जाएंगे। विदेशी सैलानी नेपाल का रुख करना बंद कर देंगे और नेपाल दुनिया से पूरी तरह कट जाएगा। एक लैंडलॉक्ड देश के लिए आसमान का बंद होना मौत के वारंट जैसा है। 8वां फैसला होगा करेंसी पेगिंग का अंत। फिलहाल नेपाली रुपया भारतीय रुपये के साथ फिक्स्ड रेट पर जुड़ा हुआ है 1.60। इसकी वजह से नेपाली करेंसी स्टेबल रहती है। अगर भारत ने यह पेगिंग खत्म करने का दबाव बनाया या भारतीय रुपये के इस्तेमाल पर नेपाल में रोक के जवाब में कड़े कदम उठाए तो नेपाली रुपये की वैल्यू कागज के टुकड़े जैसी हो जाएगी। नेपाल में महंगाई 500% तक बढ़ सकती है और वहां के लोग अपनी जमा पूंजी एक दिन में खो सकते हैं। ये इकोनॉमिक कोलैप्स बालन शाह की सत्ता को लील जाएगा। 9वां प्रहार होगा सीमा का पूर्ण बंद होना। अगर भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर 1751 किलोमीटर की सीमा पर कटीले तार लगा दिए और हर चेकपोस्ट को सील कर दिया तो नेपाल का पूरा सामाजिक ढांचा टूट जाएगा। तराई के मधेशी नागरिक जो भारत को अपना रक्षक मानते हैं वो काठमांडू के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। नेपाल के भीतर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। भारत के साथ खुली सीमा नेपाल के लिए एक सुरक्षा कवच है। अगर यह कवच हट गया तो नेपाल अंदरूनी कलह में ही भस्म हो जाएगा। 10वां और अंतिम फैसला होगा चीन के साथ नेपाल के बॉर्डर पर भारत की चुप्पी। चीन जिस तरह नेपाल की जमीन कब्जा रहा है, भारत अब तक उस पर कूटनीतिक दबाव बनाता रहा है। अगर भारत ने यह कह दिया कि यह नेपाल और चीन का निजी मामला है और हम इसमें दखल नहीं देंगे तो चीन अगले 5 सालों में आधे नेपाल को अपना प्रांत बना लेगा। नेपाल की सेना चीन की पीएलए के सामने टिक नहीं पाएगी। चीन के पास नेपाल को निगलने का पूरा प्लान तैयार है और भारत ही वो दीवार है जो चीन को रोके हुए है। अगर ये दीवार हट गई तो बालन शाह को काठमांडू में चीनी गवर्नर के नीचे काम करना होगा। ये 10 फैसले बताते हैं कि भारत की खामोशी उसकी कमजोरी नहीं है। भारत ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और नेबरहुड फर्स्ट की नीति अपनाई है। हम चाहते हैं कि नेपाल तरक्की करे, वहां की जनता खुशहाल रहे, लेकिन अगर वहां का नेतृत्व चीन की गोद में बैठकर भारत के खिलाफ साजिश रचेगा तो भारत को अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाने ही पड़ेंगे। बालन शाह को यह समझना होगा कि चीन की दोस्ती एक स्लो पॉइजन की तरह है। श्रीलंका का क्या हुआ? हम्बनटोटा पोर्ट छिन गया। पाकिस्तान का क्या हाल है? भीख मांगने की नौबत आ गई है। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट का क्या हुआ? चीन के कर्ज तले दबा वो एयरपोर्ट आज सफेद हाथी बन चुका है। चीन कभी किसी का दोस्त नहीं होता। उसका एक ही मकसद है, कर्ज दो, जमीन हड़पो और गुलाम बनाओ। नेपाल की बालन सरकार को लग रहा है कि वो चीन का कार्ड खेलकर भारत को डरा सकते हैं, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि ये 2026 का भारत है। हम अब अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं। नेपाल की इकोनॉमी आज जिस मोड़ पर खड़ी है, वहां से एक छोटी सी गलती भी उसे बर्बादी के गर्त में ले जा सकती है। भारत नेपाल को जो रियायतें देता है वो कोई और देश नहीं दे सकता। क्या चीन नेपाल के लोगों को अपने यहां बिना वीजा के काम करने देगा? क्या चीन नेपाल को मुफ्त में वैक्सीन और ऑक्सीजन देगा? जवाब सबको पता है। बालन शाह का ग्रेटर नेपाल का सपना सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। वो अपनी जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए भारत विरोध का सहारा ले रहे हैं। नेपाल में आज बेरोजगारी चरम पर है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और आम जनता परेशान है। ऐसे में देशभक्ति का नकली चोला ओढ़कर भारत को गाली देना सबसे आसान रास्ता लगता है, लेकिन यह रास्ता नेपाल को कहां ले जाएगा? इतिहास गवाह है कि जो देश भूगोल से लड़ने की कोशिश करते हैं वो अक्सर नक्शे से मिट जाते हैं। नेपाल और भारत का रिश्ता सिर्फ 2 सरकारों का रिश्ता नहीं है, ये 2 संस्कृतियों का रिश्ता है। पशुपतिनाथ और काशी विश्वनाथ का रिश्ता है। बालन शाह ने पिछले 45 दिनों में
जो नफरत के बीज बोए हैं, उनकी फसल नेपाल की आने वाली पीढ़ियों को काटनी पड़ेगी। 100 रुपये के सामान पर कस्टम ड्यूटी लगाकर उन्होंने अपनी ही जनता की थाली से निवाला छीना है। पहचान पत्र की शर्त लगाकर उन्होंने उन लाखों परिवारों को मुश्किल में डाल दिया है जो रोजाना सीमा पार करते हैं। ये फैसले बताते हैं कि बालन शाह को नेपाल की जनता की फिक्र नहीं है। उन्हें फिक्र है तो बस अपनी कुर्सी की और अपने उन आकाओं की जो बीजिंग में बैठकर उन्हें निर्देश दे रहे हैं। नेपाल के मधेशी नागरिक इस वक्त सबसे ज्यादा गुस्से में हैं। वो बालन सरकार के इन फैसलों को अपने अस्तित्व पर हमला मान रहे हैं। अगर काठमांडू ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो तराई के इलाकों में एक बार फिर आंदोलन की चिंगारी भड़क सकती है। और इस बार ये आंदोलन सिर्फ अधिकारों के लिए नहीं बल्कि बालन शाह की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए होगा। भारत कभी नहीं चाहता कि नेपाल में अस्थिरता हो, लेकिन अगर नेपाल खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है तो भारत मूकदर्शक बनकर भी नहीं रह सकता। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि नेपाल की सेना और भारत की सेना के बीच एक अटूट रिश्ता है। दोनों देशों के सेना प्रमुखों को एक दूसरे के देश में मानद जनरल की उपाधि दी जाती है। सेना के स्तर पर जो सहयोग है वो किसी भी राजनीतिक उतार चढ़ाव से ऊपर है। लेकिन बालन शाह जिस तरह से सेना के मनोबल और उनके भविष्य घोरखा भर्ती के साथ खेल रहे हैं, वो नेपाल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अगर सेना के भीतर असंतोष बढ़ा तो नेपाल में तख्ता पलट की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का नेपाल एक अहम हिस्सा बनता जा रहा है। चीन चाहता है कि वो नेपाल के जरिए भारत के चिकन नेक कॉरिडोर पर नजर रख सके। बालन शाह अनजाने में या जानबूझकर चीन के इस खतरनाक खेल का हिस्सा बन रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वो भारत और चीन के बीच संतुलन बना रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नेपाल को एक ऐसी खाई की तरफ धकेल रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन होगा। चीन की BRI परियोजनाएं नेपाल के लिए कर्ज का जाल साबित होने वाली हैं। भारत ने हमेशा से नेपाल को अपना छोटा भाई माना है। हमने कभी नेपाल पर अपनी शर्तें नहीं थोपी, लेकिन भाईचारा दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर एक तरफ से सिर्फ नफरत और साजिशें मिलेंगी तो दूसरे तरफ से भी हाथ खींच लिए जाएंगे। भारत की जनता आज ये पूछ रही है कि हमारे टैक्स के पैसे से नेपाल की मदद क्यों की जाए जब वहां का प्रधानमंत्री हमारे ही खिलाफ जहर उगल रहा है। यह जन आक्रोश भारत सरकार को भी कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर देगा। बालन शाह को वक्त रहते ये बात समझ लेनी चाहिए। 2026 का यह दौर कूटनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। हम ग्लोबल साउथ की आवाज बन चुके हैं। ऐसे में नेपाल जैसे छोटे पड़ोसी का यह बर्ताव भारत के लिए एक कंकड़ जैसा है जिसे हम जब चाहें रास्ते से हटा सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते क्योंकि हम अपने मूल्यों और अपनी परंपराओं का सम्मान करते हैं। मगर इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं है। बालन शाह ने उस सीमा को लांघना शुरू कर दिया है। नेपाल के प्रधानमंत्री को यह भी याद रखना चाहिए कि उनकी सत्ता लोकतांत्रिक है या फिर तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। आदि पुरुष फिल्म पर बैन लगाना, विदेशी राजनयिकों से मिलने से मना करना और जनता पर टैक्स का बोझ डालना, ये सब एक डिक्टेटर के लक्षण हैं। नेपाल की जनता ने बालन शाह को इसलिए नहीं चुना था कि वो उन्हें भारत से अलग कर दें, बल्कि इसलिए चुना था कि वो भ्रष्टाचार खत्म करें और विकास लाएं। लेकिन बालन शाह अपने वादों से भटक चुके हैं। भारत चाहे तो आज ही नेपाल की इकोनॉमी को वेंटिलेटर पर ला सकता है। हमारे पास वो सारे लीवर हैं जिनसे नेपाल की मशीनरी रुक सकती है। लेकिन भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है। हम नहीं चाहते कि नेपाल के आम नागरिक, बच्चे और बुजुर्ग भारत की पाबंदियों की वजह से कष्ट झेलें। पर बालन शाह जिस तरह से भारतीयों के साथ अपमानजनक व्यवहार कर रहे हैं, वो भारत को जैसे को तैसा की नीति अपनाने पर मजबूर कर रहा है। अगर भारत ने अपने बॉर्डर्स पर भी वही सख्ती दिखाई जो नेपाल दिखा रहा है, तो नेपाल के तराई के बाजार वीरान हो जाएंगे। चीन की जमीन हड़पने की भूख कभी खत्म नहीं होती। उसने तिब्बत को निगला, अब वो नेपाल की बारी का इंतजार कर रहा है। बालन शाह को लग रहा है कि चीन उन्हें पैसे देगा, लेकिन चीन जो पैसा देता है उसके बदले में वो देश की संप्रभुता मांगता है। नेपाल की उत्तरी सीमा पर कई गांवों का अस्तित्व अब खतरे में है क्योंकि चीन ने वहां अपने खंभे गाड़ दिए हैं। बालन शाह इस पर चुप हैं। उनकी ये खामोशी ही उनकी भारत विरोधी मानसिकता का सबसे बड़ा सबूत है। जो अपने देश की जमीन चीन को सौंप रहा है, वो भारत को सुरक्षा की नसीहत दे रहा है। बालन शाह की सरकार ने जो 100 रुपये वाला नियम बनाया है, वो दरअसल भारत के खिलाफ एक इकोनॉमिक टेररिज्म की तरह है।
ये छोटे व्यापारियों और गरीबों की कमर तोड़ने वाला फैसला है। इससे सीमा पर तस्करी बढ़ेगी और दोनों देशों के सुरक्षा बलों के बीच तनाव पैदा होगा। क्या बालन शाह यही चाहते हैं? क्या वो चाहते हैं कि सरहद पर गोलियां चलें और लोग घायल हों? अगर ऐसा है तो वो एक बहुत बड़ी आग से खेल रहे हैं। भारत नेपाल संबंधों की ये कड़वाहट सिर्फ एक अस्थायी फेज नहीं है, बल्कि ये एक गहरी वैचारिक लड़ाई है। एक तरफ वो सोच है जो हजारों साल पुराने रिश्तों को मानती है, और दूसरी तरफ वो सोच है जो विदेशी चश्मे से दुनिया को देखती है। बालन शाह उस दूसरी सोच के प्रतिनिधि हैं। उन्हें लगता है कि भारत को नीचा दिखाकर वो नेपाल के नायक बन जाएंगे। लेकिन नायक वो होता है जो अपने देश को संकट से बचाए, न कि जो जानबूझकर संकट मोल ले। इस वीडियो के जरिए हम नेपाल की जनता को भी एक संदेश देना चाहते हैं। हम आपके दुश्मन नहीं हैं। भारत हमेशा आपका घर रहा है और रहेगा, लेकिन आपको अपने नेतृत्व से सवाल पूछना होगा। पूछिए बालन शाह से कि क्यों वो उन रिश्तों को तोड़ रहे हैं जिन्होंने हमेशा नेपाल का साथ दिया। पूछिए कि चीन का कर्ज चुकाने के लिए क्या वो नेपाल का भविष्य गिरवी रख देंगे। आपकी आवाज ही बालन शाह की तानाशाही को रोक सकती है। नेपाल का अस्तित्व भारत के साथ गहराई से जुड़ा है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन अगर नेपाल का प्रधानमंत्री ये सोचता है कि वो भारत को दरकिनार कर चीन की मदद से तरक्की कर लेगा, तो वो इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। भारत के पास नेपाल को सहारा देने की ताकत भी है और उसे उसकी सही जगह दिखाने की क्षमता भी। हम बस इस उम्मीद में हैं कि बालन शाह को सद्बुद्धि आए और वो नेपाल को बर्बादी के रास्ते से वापस ले आए। बालन शाह के ये 45 दिन नेपाल के इतिहास के सबसे काले दिन साबित हो सकते हैं। इन दिनों में उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक शत्रु राष्ट्र करता है। विदेश सचिव का अपमान, सीमा विवाद को तूल देना, गरीबों पर टैक्स लगाना और भारतीयों को संदिग्ध मानना, ये सब एक सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। बालन शाह को लग रहा है कि वो जीत रहे हैं, लेकिन दरअसल वो हार रहे हैं। वो नेपाल का विश्वास खो रहे हैं और दुनिया भर में नेपाल की साख को बट्टा लगा रहे हैं। अगर भारत ने अपने 10 फैसले लागू कर दिए तो नेपाल में हाहाकार मच जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वाभिमान सर्वोपरि है। भारत अब किसी की धमकियां सुनने वाला देश नहीं है। हम जवाब देना जानते हैं और हमारा जवाब इतना सख्त होगा कि नेपाल की आने वाली कई पीढ़ियां उसे याद रखेंगी। बालन शाह को अपनी कूटनीति पर फिर से विचार करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नेपाल और भारत की यह सरहद सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक धड़कन है। अगर इस धड़कन को रोकने की कोशिश की गई तो जान दोनों तरफ की जाएगी, लेकिन नेपाल का नुकसान इतना बड़ा होगा कि वो कभी उभर नहीं पाएगा। बालन शाह की नफरत की राजनीति का अंत निश्चित है, क्योंकि सच्चाई और भाईचारा हमेशा नफरत से बड़ा होता है। तो आपको क्या लगता है? क्या नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह जानबूझकर भारत को उकसा रहे हैं? क्या भारत को अब नेपाल के साथ अपनी नरमी छोड़कर सख्त कदम उठाने चाहिए? क्या भारत के वो 10 फैसले नेपाल को सही रास्ते पर ला पाएंगे, या फिर नेपाल अब पूरी तरह से चीन का गुलाम बनने की राह पर निकल चुका है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। कमेंट करके अपनी बात जरूर कहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि नेपाल और भारत के हर नागरिक तक ये सच्चाई पहुंचे।